प्रश्न संख्या 3.3 का क्वेश्चन देखिए, आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त पर जी, डी, ई और एफ बिंदु कोण ईसीएफ का माप 70 अंश, चाप डीजीएफ का माप 200 अंश हो तो चाप डी और चाप डीएफ के माप क्या करो। देखो यहाँ क्या क्या दिया है कि ये एक वृत्त है, इसमें बहुत सारे चाप आपको दिख रहे हैं, इसमें कोण ईसीएफ का माप दिया है। देखिए कोण ईसीएफ का माप यहाँ से देख लीजिए, ये वाला कोण आपको दिया है ईसीएफ, मतलब इस कोण का माप दिया है कितना 70 अंश। और चाप डीजीएफ, अब डीजीएफ कहाँ देखिए, ये इतना पूरा डीजीएफ है। इस चाप, ये जो ऊपर वाला चाप है, इसका माप दिया है 200 अंश। अब देखिए अगर इस कोण का माप 70 अंश दिया है तो इस चाप का माप भी 70 अंश हो जाएगा, और इस चाप का माप 200 है तो ये देखिए ए डीजीएफ चाप 200 हो गया, ए ईएफ चाप 70 हो गया, तो हम डी चाप निकाल सकते हैं कैसे, ये दोनों जोड़ करके 300 में से माइनस कर दे। वही देखिए यहाँ लिखा है एम चाप ईएफ बराबर होगा कोण ईसीएफ के, ईएफ जो है कोण ईसीएफ के बराबर होगा, क्योंकि लघु चाप के माप की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के सर्वांग सम होता है। तो चाप कोण ईसीएफ 70 अंश है तो ये चाप ईएफ का माप भी कितना हो जाएगा 70 अंश। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे चाप डीई प्लस चाप ईएफ प्लस चाप डीजीएफ है, तीनों चाप मिला करके 360 अंश होगा, क्योंकि संपूर्ण वृत्त कितने अंश का होता है 360 अंश का होता है। अब इसका माप 200 दिया है, ये डीजीएफ का माप 200, ईएफ का हमने निकाला 70 और डी का हमें निकालना है। तो ये 200 जोड़ेंगे 270, 270 जोड़ेंगे 270, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरीके से एम चाप डीई का माप कितना आ जाएगा 90 अंश। देखिए माइनस करेंगे 90 अंश। एक आंसर अपने को आ गया चाप डीई, ये देखिए चाप डीई का माप आ गया कितना 90 अंश। अब क्या पूछा है चाप डीईएफ, यहाँ से देखिए ये चाप डीईएफ का माप निकालना, ये तो बहुत आसान है क्योंकि चाप डीई का माप 90 है और ईएफ का 70 है, तो 90 और 70 जोड़ लेंगे तो चाप डीईएफ मिल जाएगा। यहाँ देखिए एम चाप डीई में एम चाप ईएफ जोड़ेंगे तो एम चाप डीईएफ मिलेगा, 90 में 70 जोड़ लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ देखिए 90 में 70 जोड़ दिया तो डीईएफ आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 में 70 तो 160 अंश। दूसरा क्वेश्चन है आकृति में त्रिभुज क्यूआरएस समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करो एम चाप आरएस सर्वांगसम चाप क्यूएस सर्वांगसम चाप क्यूआर। यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अगर आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि अगर जीवाएं सर्वांगसम होती तो उनके द्वारा कटे हुए जो चाप हैं वो भी सर्वांगसम होंगे, ये चाप और ये चाप भी सर्वांगसम होगा, मतलब चाप क्यू आर बराबर चाप आर एस बराबर चाप क्यू एस होगा। और ये पूरा 360 अंश होता है, तो जब इसको अगर मैं x मान लूं तो x प्लस x बराबर 360, तो वहां से x का मान मिल जाएगा 120 अंश। तो ये हमें चाप का माप कितना पता चल जाएगा 120 अंश पता चल जाएगा। तो यही देखिए आपको एक एक करके बताना है कि जब ये 120 हो जाएगा तो एक एक करके समझिए। देखिए त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज है, देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो रेखा आर एस क्यू एस क्यू आर, देखिए आर एस क्यू आर ये तीनों समान हो जाएंगी। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और एक ही वृत्त की सर्वांगसम भुजाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं, इसलिए चाप क्यू आर, ये जीवाएं जब सर्वांगसम है तो चाप भी सर्वांगसम होंगे, तो चाप क्यू आर सर्वांगसम चाप आर एस सर्वांगसम चाप क्यू एस, ये देखिए तीनों सर्वांगसम हो जाएंगे। अब अगर तीनों को x मान लें तो तीनों का योगफल कितना होगा 360 अंश। देखिए तीनों चाप मिला के 360 होगा, क्योंकि पूरा वृत्त 360 का होता है, वृत्त के सभी चापों का योग 360 अंश होता है। x जोड़ के 3x हो गया, 3 का भाग दे दिया, 3 से कटा तो x का मान 120 आ गया। इसका मतलब ये चाप भी 120 है, ये चाप का माप भी 120 है, ये चाप का माप भी 120 है, 120 ओके। अब उसने बोला है क्यू आर एस, देखिए चाप क्यू आर एस का माप बताओ, तो क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस, क्यू से लेके एस तक, तो क्या हो जाएगा क्यू आर प्लस आर एस, 120 प्लस 120 240। यहाँ देखिए चाप क्यू आर एस बराबर क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर का मान 120, आर एस का 120, कितना हो गया 240। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आकृति में जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी, इधर देखिए ये जीवा ए बी है, ये जीवा सी डी है, ये जीवा आपस में सर्वांगसम है, ये दिया हुआ है दत्त है। तो और यहाँ सिद्ध करो, सिद्ध करना है चाप एसी सर्वांगसम चाप बी डी। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे इसने बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर आप दत्त और साध्य इसमें लिखो, ठीक है। और दत्त और साध्य ज्यादा कुछ है नहीं,
मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं दत्त और साध्य। ये आपको खुद से लिखना है। दत्त क्या है समझ में आया ना, कि आकृति में जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी। आकृति में जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा सी डी, ये दत्त है। और सिद्ध करो ये साध्य है, चाप ए सी सर्वांगसम चाप बी डी। ये देखिए, तो दत्त साध्य लिखो, क्योंकि दत्त साध्य पे आपका मार्क्स रहेगा। कब दत्त साध्य लिखना है मैंने आपको बताया है, जब सिद्ध करवाएगा तो आपको दत्त साध्य लिखना है। अब चलिए, ये तो हो गया। अब उत्पत्ति पे आते हैं। क्या सिद्ध करना है कि अगर ये जीवाएं सर्वांगसम है तो चाप AC जो होगा चाप BD के सर्वांगसम होगा। तो कैसे जरा देखिए, बहुत आसान है। जीवा AB सर्वांगसम है CD के, तो दत्त से दिया हुआ है। तो चाप ACB चाप CBD के सर्वांगसम। अब देखिए, जब AB जो जीवा जो है CD जीवा के सर्वांगसम है, तो AB जीवा द्वारा कटा चाप ACB, CD जीवा द्वारा कटा चाप CBD, ये दोनों आपस में समान होंगे। ACB सर्वांगसम CBD होगा, सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप। तो जब ACB और CBD चाप आपस में सर्वांगसम हो गए, M चाप ACB बराबर M चाप CBD, तो ये देखिए M चाप जो ACB है ये दो भागों से मिलकर बना हुआ, AC प्लस CB, और M चाप CBD भी दो चापों से मिलकर बना है, CB प्लस BD। वही यहाँ समझाया, ACB बराबर AC प्लस CB। देख लीजिए, ACB चाप को मैं AC प्लस CB लिख सकता हूँ, और CBD जो CBD चाप है उसको CB प्लस BD लिख सकते हैं। अब समीकरण 1, 2, 3 से ये जो मान है ना ACB का, वो ACB में रख दीजिए, और ये जो CBD का मान है वो CBD में रख दीजिए। तो ये जो दो लाइन की है ना, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, M चाप ACB की जगह क्या लिख दिया, ये देखिए M चाप ACB की जगह लिख दिया AC प्लस CB बराबर, और N चाप CBD की जगह क्या लिख दिया, CB प्लस BD। अब यहां से देखें तो ये दोनों में CB है, CB कट गया, तो क्या बचेगा, M चाप AC बराबर M चाप BD। मतलब चाप AC जो है वो चाप BD के सर्वांगसम है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संग्रह 3.3 था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अंतर्लिखित कोण का प्रमेय आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें एक दो चीजें और है, वो देख लीजिए कि जैसे एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण सर्वांगसम होते हैं। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है। जैसे दत्त है कि एक ही चाप में अंतर्लिखित सभी कोण सर्वांगसम होते हैं। मतलब एक वृत्त है, अब इसमें चाप AD है, चाप AD द्वारा शेष चाप पर जो कोण बनेगा उसको अंतर्लिखित कोण बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, चाप AD द्वारा शेष चाप पे हम अनंत कोण बना सकते हैं। जैसे यहाँ इसने दो कोण बना के दिखाया है। आपको दिखाना है कि जितने अनंत कोण बनेंगे वो आपस में सब समान रहेंगे। तो ABD ACD है, चाप ABD में अंतर्लिखित कोण, इन कोणों द्वारा अंतःखंडित चाप APD है। देखिए AB, ये जो चाप AD द्वारा कोण ABD भी बन रहा है, ACD भी बन रहा है। तो ABD का माप क्या होगा, APD का आधा, और ACD भी अंतर्लिखित कोण है, अंतर्लिखित कोण वो भी आधा होगा। अब देखिए, जब दोनों के दाएं पक्ष समान है तो बाएं भी समान हो जाएंगे। बहुत आसान है। एक कोण जो है वो भी चाप APD का आधा होगा, और एक कोण जो है वह भी चाप APD का आधा होगा। तो जब AB चाप APD का आधा है, AB चाप APD का आधा है, ये देखिए, तो दोनों के दाएं पक्ष समान है तो बायां बाएं के बराबर हो जाएगा। दूसरा है, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है। मतलब हमें दिखाना है कि अगर अर्धवृत्त है, व्यास है तो अर्धवृत्त बनेगा, तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, वो समकोण होता है, अर्थात 90 अंश के बराबर होता है। तो O केंद्र वाला एक वृत्त ले लिया, ABC है, चाप ABC में अंतर्लिखित कोण है। देखिए, अंतर्लिखित कोण हो गया, तो हमें दिखाना है कोण ABC का माप 90 अंश। बहुत आसानी सिद्ध हो जाएगा। देखिए कि ये जो कोण ABC अंतर्लिखित कोण है, ये क्या होगा, चाप AMC जो है उसका क्या होगा, आधा होगा। और ये अर्धवृत्ती चाप है, अर्धवृत्ती चाप का माप कितना होता है, 180 होता है। तो इस चाप के माप का आधा होगा, जब 180 है तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वो आपको पढ़ना है, और वो है चक्री चतुर्भुज। पहले देख लीजिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है। जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उस चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एक वृत्त है,
इसके चारों शीर्ष बिंदु है ए बी सी डी एक ही वृत्त पर हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर एक भी बिंदु जो है वो अंदर हो गया या बाहर हो गया तो चक्री चतुर्भुज नहीं माना जाएगा। चक्री चतुर्भुज के लिए वृत्त पर ही चारों शीर्ष बिंदु होने चाहिए। तो ये एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है और ये देखिए एबीसीडी एक ही वृत्त पर है, तो एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है। और चक्री चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब कि कोण ए और कोण सी मिला के 180 अंश, कोण बी और कोण डी मिला के 180 अंश। यहाँ देखो वही सिद्ध किया गया कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो दत्त में सबसे पहले आएंगे क्या है, चक्री चतुर्भुज। दत्त में बस इतना ही है, चक्री चतुर्भुज, और साध्य में है सम्मुख कोण संपूरक, मतलब सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश। तो दत्त में चतुर्भुज एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है और साध्य में आ गया कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इसको 3 अक्षर से नाम दिया, मैं 1 अक्षर से बोल रहा हूँ। अब आ जाइए, बहुत आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं, केवल ध्यान से देखिए। जैसे अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर कोण ए को देखें, देखिए कोण डीएबी है, चाप डीएबी में अंतर लिखित है, इसके द्वारा चाप डीसीबी अंतरखंडित है। देखिए अगर कोण ए लूं तो कोण ए के द्वारा है, देखिए एक कोण डीएबी बन रहा है ना, तो कोण डीएबी द्वारा एक यहाँ पे चाप अंतरखंडित हो रहा है, एक चाप अंतरखंडित हो रहा है ना। कौन सा चाप अंतरखंडित हो रहा है, डीसीबी। तो ये अंतरलिखित कोण के प्रमेय से कोण डीएबी होगा वो चाप डीसीबी का आधा होगा। 1/2 एम चाप डीसीबी का मतलब क्या हो गया, कोण डीएबी चाप डीसीबी का आधा अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। और ए वाला अगर आप लेते हो, ये वाला कोण, ए वाला कोण जो होगा इस कोण द्वारा अंतरखंडित चाप देखिए क्या है, इधर सीडी के या सीबी के, तो इस कोण सी द्वारा अंतरखंडित चाप ही है ये इधर वाला, मतलब डीएबी है। ओके, तो कोण डीसीबी, ये चाप डीसीबी अंतरलिखित, इसके द्वारा चाप डीएबी अंतरखंडित होता है, तो कोण डीसीबी जो होगा वह डीसीबी जो होगा वो डीएबी का आधा होगा। ये देखिए डीसीबी 1/2 चाप डीएबी अंतरलिखित कोण के प्रमेय से। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, आप जानते हैं समीकरण में बायां बाएं से जुड़ता है, दायां दाएं से जुड़ता है। ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, बायां बाएं से जोड़ेंगे, दायां दाएं से। तो कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी बराबर 1/2 एम चाप डीसीबी प्लस 1/2 एम चाप डीएबी। ओके, देख लीजिए बायां बाएं से जुड़ गया, दायां दाएं से। इसमें 1/2 दोनों में दिख रहा है, तो 1/2 कॉमन। अभी मत बोलना है कि 1/2 सर एम भी दिख रहा है, एम चाप डीसीबी एक साथ है, उसका मतलब एम गुणा नहीं है, एम का मतलब होता है डीसीबी का मेजरमेंट, डीसीबी का माप। तो केवल 1/2 कॉमन है, तो बचेगा एम चाप डीसीबी प्लस एम चाप डीएबी। ओके, अब देखिए यहाँ पे एम चाप डीसीबी का माप देखेंगे, एम चाप डीसीबी प्लस एम चाप डीएबी। यहां से देखते हैं, ये लिखा भी है कि डीसीबी और डीएबी मिलकर एक पूरा वृत्त बनता है। यहां से देखते हैं डायग्राम से, ये डीसीबी चाप है। डीसीबी चाप कहां से है, डीसी से लेके बी तक, और ये डीएबी चाप है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, डीएबी और डीसीबी को जोड़ दें, तो ये पूरा वृत्त बन जाता है। और इस पूरे वृत्त का माप जो होगा वो कितने अंश का होता है, 360 का। तो यहाँ देखिए ये दोनों मिला करके पूरा वृत्त बना देता है, तो इसका माप कितना होगा, 360। तो कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी बराबर 1/2 गुणे इसका माप कितना हो गया, 360। 2 से इसको काट दो, तो कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी बराबर 2 से काटेंगे 180 अंश। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि ये जो कोण ए, कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी, ये पहला वाला सिद्ध हो गया, कोण डीएबी प्लस कोण डीसीबी बराबर 180 अंश। अब एक आपने सिद्ध कर दिया तो दूसरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, दूसरा आप लिखेंगे, इसी प्रकार हम दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। अब एक है चक्री चतुर्भुज का उपप्रमेय। चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्ठ कोण होता है उसे संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। ये देखिए ये बहिष्ठ कोण है, जैसे ये चक्री चतुर्भुज है ना एबीसीडी, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो यहाँ बाहर की तरफ जो कोण बनता है ये बहिष्ठ कोण है। और सिद्ध क्या करना है कि जो बहिष्ठ कोण होता है ना, अपने जो इसका चक्री चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण जो होता है ना, उसका जो संलग्न कोण है, इसका संलग्न कोण है, इस संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। मतलब ये बहिष्ठ कोण का माप कोण ए के बराबर रहेगा। तो दत्त में आ गया एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है, कोण डीसी ये चतुर्भुज एबीसीडी का बहिष्ठ कोण है। ये देखिए बहिष्ठ कोण हो गया। अब आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, देखिए कि अभी आपने चक्री चतुर्भुज का प्रमेय पढ़ा कि
चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब कोण ए और कोण सी, ये दोनों मिला के कितना होगा 180 अंश। देखिए BAD BCD बराबर 180 अंश चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोण। और ये रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोणों का योगफल भी कितना होता है 180 अंश। अब दोनों के दाहिने पक्ष समान तो बायां बराबर बायां कर दिया, यहां से देखेंगे तो BCD कट गया और DCE बराबर BAD सिद्ध हो गया। DCE बराबर BAD मतलब ये जो बहिष कोण होता है अपने संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। बहिष कोण कोण ए के बराबर रहेगा। और चक्री चतुर्भुज का विलोम क्या कहता है? विलोम कहता है कि अगर कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अगर सम्मुख कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो जाए तो जरूर उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं से हम वृत्त खींच सकते हैं।